नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 9th एसएसटी सामाजिक विज्ञान की असेसमेंट वर्कशीट नंबर 9 यानी आंकलन कार्यपत्रक संख्या 9 को। यह आपकी 17 नवंबर 2021 की वर्कशीट रहेगी। जैसे कि आप सभी को पता है कि 1 दिसंबर से आपके टर्म 1 के एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं, तो हार्डली 15 डेज का टाइम है जिसमें आपको रिवीजन करना है, प्रैक्टिस करनी है। तो उसी पर्पज से इस वीक की असेसमेंट वर्कशीट आपको दी जा रही है ताकि आप अपनी प्रैक्टिस को ठीक से कर पाओ। तो इस पीरियड में आपको इन असेसमेंट वर्कशीट के थ्रू प्रैक्टिस करनी है। रिटन टास्क है उसको आप इग्नोर कर सकते हो। लेट्स बिगिन। चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वर्कशीट की। तो आज की जो हमारी असेसमेंट वर्कशीट है ये ऑब्जेक्टिव रहेगी। इट मीन्स इसमें 10 क्वेश्चंस रहेंगे। सभी क्वेश्चंस आपके ऑब्जेक्टिव यानी 1 मार्कर क्वेश्चन रहने वाले हैं। लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन। पहला जो हमारा प्रश्न दिया गया है, उत्पादन की पहली आवश्यकता क्या होती है। हमने इकोनॉमिक्स के पहले चैप्टर यानी जितने भी क्वेश्चन है ये आपके अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स के पहले चैप्टर पालमपुर गांव की कहानी से ले गए। तो उस चैप्टर में हमने पढ़ा था कि उत्पादन के 4 कारक होते हैं। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि पहला कारक कौन सा होता है। तो 4 विकल्प देखिए। पहला विकल्प है श्रम होता है, दूसरा भूमि, तीसरा भौतिक पूंजी, चौथा मानव पूंजी। तो इसमें करेक्ट जो आपका आंसर है वो ख हो जाएगा, भूमि। ओके, भूमि जिसको हम प्राकृतिक संसाधन भी कह सकते हैं, यानी यहाँ पे जल या वायु, वन, खनिज वो भी शामिल है, यानी कि प्राकृतिक संसाधन है वो हमारी पहली आवश्यकता होती है। तो भूमि भी प्राकृतिक संसाधन में आते हैं। तो ख आपका सही विकल्प हो जाएगा। उसके बाद दूसरा प्रश्न देखिए। सेकंड आपका क्वेश्चन रहेगा कि भूमि नापने की मानक इकाई क्या होती है। ओके, भूमि को कैसे नापा जाता है। तो इसमें पहला मीटर में, दूसरा नाली से, तीसरा है मुट्ठी से, चौथा हेक्टेयर। तो इसमें करेक्ट जो आपका आंसर है वो हेक्टेयर रहेगा। ओके, हेक्टेयर मानक इकाई जिसमें भूमि को नापा जाता है। हालांकि राज्यों में थोड़ा डिफरेंस होता है। यूपी राजस्थान की बात करें तो वहाँ बीघे में जमीन को मापा जाता है। पंजाब हरियाणा में एकड़ में मापा जाता है। 2.5 एकड़ जो जमीन होती है उससे बनता है 1 हेक्टेयर। ठीक, तो यहाँ पर घ आपका करेक्ट आंसर रहेगा। उसके बाद तीसरा प्रश्न देखिए। थर्ड हमें एक क्वेश्चन देगा कि औजार, मशीन, भवन किसके एग्जाम्पल है। ठीक, तो यहाँ पे 4 विकल्प है। पहला ये मानव पूंजी के एग्जाम्पल है, दूसरा स्थायी पूंजी के एग्जाम्पल है, तीसरा ये अस्थायी पूंजी के एग्जाम्पल है, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसमें करेक्ट जो आपका आंसर है वो ख रहेगा, स्थायी पूंजी। अब स्थायी पूंजी क्या होती है कि जो भौतिक पूंजी होती है, जब भी हम कोई चीज़ कोई वस्तु का उत्पादन करते हैं, जो भी इन्वेस्टमेंट करेंगे, जो कुछ भी चाहिए, भौतिक पूंजी, भौतिक पूंजी। ठीक, अब जो भौतिक पूंजी है 2 प्रकार की होती है, स्थायी और अस्थायी। स्थायी पूंजी होती है कि वो वस्तुएं, वो चीज़ें जिनको हमने एक बार अगर ले लिया या खरीद लिया तो उसको हम लंबे समय तक उपयोग में ले सकते हैं, वो होती है स्थायी पूंजी। अस्थायी होती है जो एक बार ये काम में लिए उसके बाद हमें दोबारा चाहिए, जैसे कच्चा माल हो गया, खाद बीज स्प्रे हो गया। ओके, वो अस्थायी पूंजी में आते हैं। ठीक, और ये क्योंकि लंबे समय तक काम देंगे ना, औजार, मशीन, भवन, तो ये आएंगे स्थायी पूंजी में। तो ख आपका सही विकल्प रहेगा। चौथे प्रश्न को देखिए। यहाँ में बताना कि पालमपुर गांव में मुख्य आर्थिक क्रिया कौन सी है। आर्थिक क्रिया कौन सी होती है। आर्थिक क्रियाएं वो क्रियाएं होती है जिनसे हमें इनकम, आय प्राप्त होती है। तो बताना है कि पालमपुर गांव में कौन सी मुख्य आर्थिक क्रिया है। तो पहला यहाँ पे डेयरी है, दूसरा परिवहन है, तीसरा खेती है, चौथा विनिर्माण है। तो इसमें सही जो आपका विकल्प रहेगा वो गैर रहेगा, खेती। यहाँ पर 75%, 75% जो लोग हैं वो कृषि कार्य, खेती बाड़ी का कार्य करते हैं। तो खेती बाड़ी है, कृषि है, वो मुख्य आर्थिक क्रिया। तो गे आपका सही विकल्प रहेगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला हमारा 5वां प्रश्न रहेगा, किन में से कौन सा एक स्थायी पूंजी का एग्जाम्पल है, ये हमें बताना है। ठीक, तो पहला है मुद्रा, मुद्रा तो अस्थायी पूंजी है। कच्चा माल, ये भी अस्थायी पूंजी है। गे यंत्र यानी कि मशीनें, ये स्थायी पूंजी होती है क्योंकि एक बार अगर हमने खरीद लिया तो लंबे समय तक ये साथ देती है ना। ओके, लंबे समय तक इनको प्रयोग कर सकते हैं। तो गे आपका सही विकल्प रहेगा, यंत्र या मशीन स्थायी पूंजी का एग्जाम्पल है। चलिए चौथे प्रश्न को देखते हैं। चौथा हमारा प्रश्न रहेगा कि पालमपुर गांव में बरसात के मौसम में लोग कौन कौन सी फसल उगाते हैं। ठीक, तो पहला विकल्प दिया गया गेहूं और चावल, दूसरा ज्वार और बाजरा, तीसरा मक्का, चौथा गेहूं एवं चना। तो इसमें करेक्ट जो आपका आंसर है वो ख रहेगा, ज्वार और बाजरा। पालमपुर गांव के लोग हैं वो ज्वार और बाजरा है वो बरसात के मौसम में उगाते हैं। जबकि गेहूं का जो एग्जाम्पल दिया है, गेहूं जो फसल है वो रबी ऋतु की फसल होती है, सर्दियों में बोई जाती है, बारिश के दिनों में नहीं बोई जाती है। तो ख आपका यहाँ पर सही विकल्प रहेगा। उसके बाद 7वां प्रश्न दिया है। 7वें प्रश्न को देखिए कि एक साल में किसी भूमि पर एक से ज्यादा फसल उगाने की विधि को क्या कहेंगे। ओके, 4 विकल्प है। पहला उसे बहुविध फसल प्रणाली कहेंगे, दूसरा उसे राष्ट्रीय फसल प्रणाली कहेंगे, तीसरा उसे एकल फसल प्रणाली कहेंगे, चौथा उपरोक्त सभी। तो इसमें करेक्ट जो आपका आंसर है वो क्या रहेगा, बहुविध फसल प्रणाली कहेंगे, जब एक खेत में एक वर्ष में 2 या 2 से ज्यादा फसलें बोई जाए। ठीक, तो क्या आपका करेक्ट आंसर रहेगा।
8वें प्रश्न को देखिए। 8वां आपका प्रश्न है कि भारत में हरित क्रांति का उदय किस सन में हुआ था। वैसे सन नहीं, यहाँ पे दशक आना था। ठीक, चलिए फिर भी समझते हैं। पहला 1950, दूसरा 1960, तीसरा 1970, चौथा विकल्प है हमारा 1980। तो करेक्ट आंसर आपका ख हो जाएगा 1960 के दशक में। एग्जैक्ट ईयर की बात करें तो 1966 1966-67 में इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक, तो इसमें दशक पूछा गया तो दशक रहेगा 1960 का दशक। ख आपका करेक्ट आंसर रहेगा। उसके बाद 9वां प्रश्न है, पालमपुर से निकटतम कस्बे का नाम क्या है। कस्बा मतलब जो गांव से बड़ा होता है, शहर से छोटा होता है, उसको कस्बा बोलते हैं। तो 4 विकल्प है। पहला शाहपुर, दूसरा गोविंदपुर, तीसरा दुर्गापुर, चौथा रायगंज। तो इसमें जो रायगंज है वो तो निकटतम गांव है, जो कस्बा है वह शाहपुर। तो क आपका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक, चलिए 10वें प्रश्न को देखते हैं। 10वां जो हमारा प्रश्न रहेगा कि HYV बीज का विस्तारित नाम क्या है, ये हमें बताना है। पहला हैवी यील्डिंग वैरायटी बीज, दूसरा हाई यील्डिंग वैरायटी बीज, तीसरा हाफ यील्डिंग वैरायटी बीज, चौथा इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ख हाई यील्डिंग वैरायटी बीज, यानी कि अधिक उपज देने वाले बीज। तो ख आपका करेक्ट आंसर रहेगा। तो ये थी हमारी आज की असेसमेंट वर्कशीट। आई होप सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो, ये वर्कशीट अच्छी लगी तो इस वर्कशीट को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और हाँ, आपके क्लास 9 सोशल साइंस के जितने भी चैप्टर्स हैं वो सभी चैप्टर्स, उनके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। और आपके जो इंग्लिश के भी हैं, जितने भी चैप्टर्स आपके टर्म 1 में आ रहे हैं वो सभी चैप्टर्स भी हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो अगर आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा तो आपको प्लेलिस्ट में जाना है। क्लास 9 सोशल साइंस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अलग से प्लेलिस्ट मिलेगी, और क्लास 9 इंग्लिश की एक अलग से प्लेलिस्ट बना दी गई, तो वहाँ से आप एक्सेस कर सकते हो इन सभी वीडियोज़ को। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।